नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सकरा में एक बुजुर्ग, वहीं हथौड़ी इलाके में एक युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। की जा रही है युवक की पहचान, जताई जा रही है हत्या की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। मंदिरों को भी नहीं बख्श रहे अपराधी। थाने से सटे सर्वेश्वरनाथ मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। दानपेटी के साथ सोने चांदी के आभूषण पर किया हाथ साफ। और शराब कारोबारी और पियक्करों को पता लगाने के सरकारी फरमान के बाद शिक्षकों में आया उबाल। आदेश की प्रति जलाकर जताया विरोध। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना इलाके के बगनगरी गांव में शनिवार को एक बुजुर्ग का शव कुएं में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 60 वर्षीय बिंदेश्वर शाह के रूप में हुई है। वह मजदूरी करता था। ग्रामीण हत्या कर शव को ठिकाना लगाने की आशंका जता रहे हैं। ग्रामीण नवल कुमार ने बताया कि 7 दिन पूर्व गांव में एक भोज में शामिल होने गया था। इसके बाद से उसका पता नहीं लगा। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। सकरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से लाश को बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 21 के बाद से ना पता है। आज हम लोग का मिला है इनार में ठेका हुआ, जिसको गर्दन में गमछा बांधा हुआ है। क्या आशंका जताई जा रही है? हत्या या आत्महत्या? मार के कोई आदमी फेंक दिया है। हम लोग देखे नहीं तो नाम किसको बताए। कितना दिन से लापता था? तो 21 तारीख को हम लोग का मिला था। 21 से बाद नहीं मिला। कहाँ गया था 21 तारीख भोज को? खाने गया था मिसुलिया। अच्छा, नाम क्या होगा? बिंदेश्वर साहब। कहाँ घर होगा? जगदीशपुर। वहीं हथौड़ी थाना इलाके के खानपुर बरहद स्थित शमशान घाट के पास एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर काफी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। मृतक युवक की पहचान नहीं हो सकी है। उसके गले पर जख्म के निशान हैं, जिससे शक जाहिर किया जा रहा है कि उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया गया हो। फिलहाल हथौड़ी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। मुजफ्फरपुर में लगातार चोरों के द्वारा पुलिस को खुली चुनौती देते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस सिर्फ कागजी कार्रवाई करने में जुटी है। अब चोरों के द्वारा भगवान के घर को भी निशाना बनाया जा रहा है। ब्रह्मपुरा थाना के सामने वाली सर्वेश्वरनाथ मंदिर को निशाना बनाते हुए चोरों ने लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने मंदिर का ग्रिल काटकर दानपेटी व कई भगवान के चांदी सोने के आभूषण चोरी कर लिए। इसकी जानकारी शनिवार को सुबह मंदिर के महंत संजय ओझा को हुई, जब वे पूजा पाठ करने मंदिर में पहुंचे। इसकी शिकायत उन्होंने ब्रह्मपुरा थाने से की है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मुख्य पुजारी संजय ओझा ने बताया कि शुक्रवार की रात 8 बजे मंदिर का पट बंद कर घर चले गए। सुबह में आए तो पाया कि मंदिर का पोखर की तरफ से ग्रिल कटा हुआ है, दान पेटी नहीं है। इसके बाद अंदर जाकर देखा तो भगवान के चांदी व सोने के आभूषण व पूजा में इस्तेमाल बर्तन गायब मिले। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले मंदिर में नया दान पेटी लगा था। इसके अलावा 50,000 के आभूषण थे। भगवान के घर में चोरी के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ भारी नाराजगी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मतलब रात में मंदिर में चोरी हो गया है। रात को जैसे 8 बजे मंदिर हम लोगों ने राग भोग लगा करके बंद कर दिया। उसके बाद सोने चले गए। ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो गया था और मैं रूम में ही अपने गिर गया। परिसर में रात को 12 बजे तक जो है मूर्ति कलाकार हैं वो लोग काम कर रहे थे। ठीक है, मतलब उसके बाद ये लोग सोने जब चले गए हैं, उसके बाद
जो है अपराधियों ने वो लोहा का रॉड काट करके इसके अंदर घुस करके ये दान पात्र वो दान पात्र, ठीक है, और उसके बाद जो मंदिर में पीतल का बर्तन, लोटा, आरती, घंटी और जो आभूषण था माता के पास से वो चुरा के नाग नागिन भी भोले बाबा का ले गए। दान पेटी भी तोड़ दिया। दान पेटी, दो दान पेटी तोड़ दिया। सुबह कैसे पता लगा आपको? सुबह जब मंदिर खोलने आए तो पता लगा, क्योंकि रूम में थे, तबीयत खराब था। सुबह स्टाफ भी आई तो चाबी लेकर के खोली तो देखी कि सब टूटा हुआ है। कितना नुकसान होगा लगभग? लाखों का हुआ है। लाखों का नुकसान। हाँ, लाखों का। ठीक सामने थाना है आपके? हाँ, ठीक सामने थाना है। और उसके बाद भी जो है मंदिर में ये घटना हो गई। ये जो है ताला बंद करने के बाद प्रवेश किधर से किया था? चोर हाँ। ताला ये जैसे मेन गेट हुआ, ये बंद है, ये मेन गेट है, ये ताला लॉक है, बंद है, और प्रवेश चोर यहाँ से कर गया इस रॉड को काट के, जबकि रात को भी पोखरी में काम चला है। अच्छा। और यहाँ भी चला है, लेकिन किस समय चोर आया और काटा और इस घटने को अंजाम दे दिया ये पता नहीं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने स्मैक के 2 बड़े कारोबारी को हथियार के साथ रेड लाइट एरिया चतुर्भुज स्थान से हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल शनिवार की सुबह नगर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रेड लाइट एरिया स्थित 2 कारोबारी एक घर में बैठे हुए हैं। पुलिस की टीम ने नाकेबंदी कर दोनों को दबोच लिया। दोनों की पहचान मिठनपुरा कालीबाड़ी रोड निवासी मोहम्मद असलम उर्फ राजा और आरिफ अहमद उर्फ पंकज के रूप में हुई है। दोनों पूर्व से छिनतई और लूट के कई कांडों में वांटेड बताया जा रहा है। उसके पास से पुलिस ने एक लोडेड पिस्टल, 2 खोखा और 65 पुड़िया स्मैक जब्त किया है। राजा और पंकज से वरीय पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की है। दोनों ने शहर में लूटपाट और स्मैक के धंधे से जुड़े गिरोह के 1 दर्जन शातिरों का नाम पुलिस को बताया है। डीएसपी टाउन रामनरेश पासवान ने बताया कि आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। पूछताछ में पंकज और राजा ने पुलिस को रेड लाइट एरिया से बैरिया तक स्मैक तस्करी के रैकेट के बारे में जानकारी दी है। सफेद पोस्टक स्मैक के धंधे से जुड़े हैं। दोनों से पूछताछ के बाद सामने आए नामों के सत्यापन में पुलिस टीम जुटी है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध आर्म्स के साथ 2 अपराधकर्मी आए हुए हैं। इस सूचना के सत्यापन में एसएचओ नगर अपनी टीम के साथ गए और उनकी गिरफ्तारी किए और एक पिस्टल, कुछ कारतूस, जिंदा कारतूस और खोखा और स्मैक की बरामदगी की गई है। क्या योजना थी सर ये लोग? उससे पूछताछ अभी चल रही है। जो भी योजना होगा उसके बारे में खुलासा किया जाएगा। सदर अस्पताल में आधुनिक सुविधा युक्त मातृ शिशु सदन के सुविधा के आकलन करने आए परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़े राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र के कंसल्टेंट डॉक्टर इनामुल कंबल खोखर ने यहां की कुव्यवस्था पर नाराजगी जताई। निरीक्षण के समय सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित थे। सीएस ने भी सदर अस्पताल प्रबंधन को हिदायत दी कि निजी अस्पताल से यहां पर ज्यादा सुविधा रहने के बावजूद प्रसव कम होना चिंता की बात है। यहां पर जो कमी है उसको अविलंब दूर किया जाए। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि सदर अस्पताल का लक्ष्य सर्टिफिकेशन को लेकर टीम आई है, जो आज निरीक्षण की है। सर जो टीम आई थी सर, क्या कुछ बात हुई है सर? माना लेकिन लक्ष्य सर्टिफिकेशन कराना है हॉस्पिटल का। लक्ष्य का एक प्रोटोकॉल है कि इतनी सारी सुविधाएं होनी चाहिए, ओटी होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, ये सब सुविधा होनी चाहिए, ये सारा प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। तो वही टीम देखने आई थी, उसको असेस कर रही है और अगर उसमें कुछ कमी नज़र आएगी तो फिर हम लोगों को बतलाएगी और उसके अनुसार फिर हम लोग उसको फुलफिल करेंगे उस कमी को। उसका फिर दोबारा टीम आएगी। पहले ये टीम जब सर्टिफाइड हो जाएगी कि हाँ पूरी तरह से सारा चीज़ पूरा हो गया है, तो एक सेंट्रल टीम आती है, वो जांच करके फिर लक्ष्य का सर्टिफिकेशन देती है। राज्य के 4.5 लाख शिक्षकों के साथ ही शिक्षा समिति के सदस्य शराब पीने वाले और शराब उपलब्ध कराने वाले सहित शराब माफियाओं की पहचान कर मद्य निषेध विभाग को सूचना देंगे। सरकार के इस फरमान के बाद से शिक्षकों में जबरदस्त आक्रोश है। शनिवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष शिक्षकों ने आदेश की प्रति जलाकर विरोध जताया। शिक्षकों का कहना है कि शिक्षकों को कई काम पहले से ही सौंपे गए हैं।
अब शराब माफियाओं की पहचान कराने को लेकर आदेश जारी किया गया है। इससे उनकी जान जाने की संभावना है। जल्द से जल्द इस आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए शिक्षकों ने कहा कि अगर यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो शिक्षक और कड़ा विरोध करेंगे। शिक्षा विभाग और बिहार सरकार ने एक निर्णय लिया है कि शराबबंदी को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को जो शराब पीते हैं या जो शराब बेचते हैं या शराब का जो माफियागिरी करते हैं उसके बारे में रिपोर्ट करना है, पकड़वाना है। तो हम बिहार सरकार और शिक्षा विभाग से आग्रह करते हैं कि जब पुलिस का राइफल फेल हो गया, पुलिस का शस्त्र फेल हो गया, पुलिस का डंडा फेल हो गया, तो आप शिक्षक को लगा रहे हैं। आप समझ लीजिए कि इसमें बिहार के जितने भी 4,17,000 शिक्षक हैं उसमें मरमाहत हो जाएंगे। वो डायरेक्ट जो है कि माफियाओं के नज़र पे आ जाएंगे और गोली का शिकार होंगे। तो इसका जिम्मेवार कौन लेगा? शिक्षा विभाग लेगा या फिर बिहार सरकार लेगी? इसको जो है कि यह तुगलकी फरमान को वापस लीजिए। गांव के अंदर जो माफिया पकड़ाएंगे और लोगों को समझ में आएगा कि शिक्षक ने पकड़वाया है, डायरेक्ट शिक्षक गोली के शिकार होंगे। तो शिक्षकों का तनख्वाह कम है और आप काम जो है कभी चौकीदार का लेते हैं, कभी नगर निगम का लेते हैं, आज आप अब सिपाही का लेने लगे। आप एक ही काम लीजिए ना, शिक्षा देने का और लेने का काम लीजिए। हम लोग शिक्षा देने और लेने में सक्षम हैं और बेहतरीन शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। आप इस तुगलकी फरमान को वापस लीजिए। करते हैं कि जो ये पत्र निकला है इससे शिक्षक बिना मतलब के परेशान होंगे। गांव समाज में अन्य कोई लोग मुखबिरी करेंगे जिसका शिकार शिक्षक बनेंगे, क्योंकि सीधा जो माफिया है उसका एलिगेशन शिक्षक पे ही जाएगा। इस चलते इस फरमान तुगलकी फरमान को वापस लेना चाहिए शिक्षा विभाग को। आज आप लोग क्या किए हैं? हम लोग प्रतीक को जलाए हैं। आदेश जो कहीं ना कहीं विरोध है। हाँ, विरोध है, सब जगह विरोध है। शिक्षकों में रोष है, इसके खिलाफ काफ़ी। यदि इसको वापस अगर नहीं लिया जाता है तो आगे की रणनीति बनेगा, आगे रणनीति बनेगी, इसका विरोध होगा। शनिवार को MIT कॉलेज के सभागार में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 के सफल संचालन को लेकर सभी मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग की गई। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 1 से 14 फरवरी तक आयोजित की जानी है। बैठक में अपर समाहर्ता राजेश कुमार ने सभी पदाधिकारियों को कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के सफल और सुरक्षित संचालन को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिए। वहीं SDO पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि सभी प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल सुबह 8 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे और उनकी उपस्थिति के पश्चात ही परीक्षार्थियों को मुख्य प्रवेश द्वार से ससमय प्रवेश कराया जाएगा। स्टैटिक दंडाधिकारी का दायित्व होगा कि वे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर अनिवार्य रूप से जांच कर और उनके प्रवेश पत्र को देखकर ही अंदर जाने देंगे। कोई भी परीक्षार्थी प्रवेश पत्र के अलावा कोई भी सामान, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आदि परीक्षा भवन में लेकर प्रवेश नहीं करेंगे। परीक्षा की तैयारी पूर्ण हो चुकी है और एक फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी है। इसी संदर्भ में आज यहाँ ब्रीफिंग की गई है। इसमें जो भी केंद्राधीक्षक हैं, जो भी वीक्षक महोदय हैं, जो भी स्टैटिक दंडाधिकारी हैं, जो भी पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट हैं, उनको किस तरह से अपने कार्यों को सफलतापूर्वक करना है इस संदर्भ में बता दिया गया है। सर, विकलांगों के लिए क्या सुविधा दी गई है? और विकलांगों का जो परंपरागत जो सरकार का आदेश है उसके तहत जो भी सुविधाएं हैं उनको दे है वो मिलेगी। और अगर निचले तल्ले में ही वो करेंगे और उनके लिए जो श्रुति लेखक वगैरह का जो व्यवस्था रहता है वो रहेगा। इंटरमीडिएट के परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष और कदाचार मुक्त बनाने के लिए सभी केंद्राधीशक, पुलिस पदाधिकारी, स्टैटिक दंडाधिकारी, सुपर जोनल फ्लाइंग स्क्वाड सभी के साथ आज मीटिंग की गई है और यही सभी केंद्राधीशों से बताया गया है कि जो हमारा कोविड प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप ही बैठाने की व्यवस्था की जाएगी। 2 बेंच पर 3 विद्यार्थी को बैठाना है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है, सभी विद्यार्थी मास्क में भी रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए
और हम लोग को एग्ज़ाम को शांतिपूर्ण बनाया गया। स्टैटिक दंडाधिकारी जितने हैं सभी को निर्देश दिया गया है कि फ्रिस्किंग अच्छी तरह से करने के लिए। अगर हमारा फ्रिस्किंग अगर अच्छा तरह से होता है तो निश्चित है कि परीक्षा भी हमारा कदाचार मुक्त और स्वच्छ होगा। सर देखा गया है कि विकलांगों के लिए जैसे चुनाव में कोई सुविधा नहीं दी गई थी, तो विकलांगों के लिए क्या सुविधा रहेगी? हाँ, दिव्यांगों की भी सुविधा दी गई। दिव्यांग का भी जो भी एग्ज़ाम जो उसका होगा उसमें ग्राउंड फ्लोर पर ही रखने की व्यवस्था है, ग्राउंड फ्लोर पर ही एग्ज़ाम देंगे। और दूसरा है कि अगर उनको किसी को दिव्यांग को अगर राइटर की आवश्यकता है तो चूँकि इंटर के कैंडिडेट हैं, इसीलिए मैट्रिक का होगा जो राइटर, वो DO साहब के यहाँ से एक परफॉर्मा है, उसी परफॉर्मा में आवेदन देंगे तो राइटर की सुविधा भी उनको प्रदान की जाएगी। ऐसा सर कोई अगर बच्चा कोविड का अगर इंजेक्शन नहीं लिया है तो ऐसा नहीं है इसमें जो बैठ नहीं सकता है? कौन कोविड का जो भी इंजेक्शन जो नहीं लिया है ऐसा कुछ इसमें इशू नहीं है जो नहीं? तो हम लोग तो अभी तो यही अनुरोध है, क्योंकि बीमारी चूँकि फैल रहा है तो अभी भी टाइम है। कोविड का जो है कि अभी 1-2 दिन बचा हुआ है, हम लोग से यही अनुरोध है कि निश्चित रूप से अपना टीका ले लें। पूरे शहर में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे प्रोजेक्ट ने शहरवासियों को मुसीबत में डाल रखा है। निर्माण एजेंसियों की मनमानी से बाजार में हर कदम पर खतरा ही खतरा है। गड्ढों और नुकीले सरिया से किसी तरह से बच भी गए तो सड़क पर बने गड्ढे और पसरा कीचड़ से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। निर्माण एजेंसियां ने प्रशासनिक स्तर पर दिए गए निर्देशों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रखा है। बैरिकेडिंग की हिदायत के बाद भी इसका पालन नहीं किया जा रहा है। शहर में हर जगह जरा सी असावधानी से लोग गिर कर घायल हो सकते हैं। शहर की सबसे मुख्य सड़क बैरिया रोड से लक्ष्मी चौक के बीच निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन काम में धीमी गति होने से आम लोग काफी परेशान हो रहे हैं। नाले का पानी सड़क पर ही छोड़ा जा रहा है। बड़ी गाड़ियां रोज फंस रही है। दोपहिया वाहन सवार रोज गिरकर घायल हो रहे हैं, लेकिन बगैर मापदंड का पालन किए काम चल रहा है, जिसे लेकर लोग में काफी आक्रोश है। देखिए, स्मार्ट सिटी का कार्यक्रम जो चल रहा है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक परेशानी ये भी हो रही है कि जो भी इस सड़क से लोग गुजर रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई 6 महीना से गड्ढा खोद कर रखा गया हुआ है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। न मंत्री का, न विधायक का, न नगर निगम का ध्यान दिया जा रहा है। ये रोड जर्जर हो चुकी है। रोड बनने को है लेकिन तोड़ के छोड़ दिया गया है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आए दिन बहुत लोग यहाँ पर गिर रहे, चोटिल हो रहे, एक्सीडेंट हो रही है। बहुत लोग यहाँ पर मतलब कि परेशानी हो रही, लोगों को आवागमन करने में परेशानी हो रही है। ये जो रोड जाती है मोतिहारी पूर्वी चंपारण की ओर जाती है, बेतिया जाती है, नेपाल तक ये रोड जाती है, लेकिन इस रोड की यह दशा है कि लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये मुख्य सड़क जो शहर की ओर जोड़ती है, फिर भी लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ के सरकार, यहाँ के जो भी लोग नगर निगम के हैं या विधायक है, इस पर कम से कम ध्यान देना चाहिए लोग को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के 100 शहरों को चुना, उसमें से एक मुजफ्फरपुर जो उत्तर बिहार की औद्योगिक राजधानी है, बिहार की औद्योगिक राजधानी है। और जिस हिसाब से स्मार्ट सिटी की प्रोजेक्ट यहाँ मुजफ्फरपुर में आई, उस गति से यहाँ काम नहीं हो रहा है। आप शहर के चारों ओर किधर भी जाएं, उधर कोई गड्ढा खाना ज़रूर मिल जाएगा, नाला खाना ज़रूर मिल जाएगा। और यहाँ का जो आप पॉल्यूशन लेवल देख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं से ये गड्ढा खोदने से ही पॉल्यूशन लेवल एक बड़ा कारण बन रहा है। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है और इससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बदनामी हो रही है। निगम का जो भी ठेकेदार इसमें लगे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि इसमें गति कैसे मिले। बाहर के ठेकेदारों को लगाया जाए, अच्छी मशीनों को लगाया जाए, अच्छे कामगारों को लगाया जाए। निगम के जो प्रशासक हैं उनको इस गति में अपनी पूरी जवाबदेही लेनी चाहिए। शहर का मुख्य सड़क जर्जर है, क्या कहिएगा आप? बिल्कुल, आज ये बैरिया जो है शहर को कनेक्ट करता है और यहाँ उत्तर बिहार से कई जिलों के लोग इसमें प्रतिदिन, चाहे SKMCH से शहर आना हो, चाहे सदर अस्पताल शहर आना हो, चाहे कोई ख़रीदारी करने आना हो, सरियागंज आना हो, कहीं भी जाना हो, तो ये शहर का सड़क मार्ग प्रयोग करते हैं और ये जर्जर है। बड़ी दुखद बात है। इस पर अविलंब नगर आयुक्त को और मेयर को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था, और नगर विधायक को खासकर उनको शहर घूमना भी चाहिए कि विधायक बन जाने से नहीं होगा, शहर की क्या स्थिति है इस पर भी उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हर साल 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के द्वारा कुष्ठ रोग के बारे में लोग जाने और मिथकों को छोड़ समय रहते उसका उपचार कर सके। इसलिए राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से 30 जनवरी से 13 फरवरी तक स्पष्ट कुष्ठ जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी के संदेश के साथ इस कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कुष्ठ रोगियों की बहुत सेवा की थी और
लोगों को प्रेरणा दी थी कि कुष्ठ रोगी भी जो है हमारे समाज का ही अंग है, उनकी देखभाल होनी चाहिए और इसलिए उनके पुण्यतिथि को कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। उससे हम लोग 15 दिन का एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो सारे लोग प्रतिज्ञा लेंगे, शपथ लेंगे कि कुष्ठ रोगियों के साथ हम लोग कोई भेदभाव नहीं करेंगे, वो हमारे समाज के अंग हैं और कुष्ठ रोग वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है, उसकी दवा पूरी तरह से उपलब्ध है और मुफ्त में दी जाती है और 15 दिन का स्पेशल विशेष जागरूकता अभियान इसके लिए हम लोग चलाएंगे। अस्पताल में भी इसका इलाज वगैरह? बिल्कुल, सभी अस्पताल में, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इसका इलाज है, उसकी दवा उपलब्ध है, कहीं भी जाने पर दवा मिल जाती है। इसके अलावा अगर किसी की विकलांगता है पैरों में तो हम लोग उसके लिए MCR चप्पल देते हैं, जो कि बाहर से कठोर होता है क्योंकि कांटा वगैरह उसमें ना गिरे और भीतर से एकदम मुलायम होता है ताकि पैर पर कोई प्रेशर ना पड़े। वो हम लोग फ्री देते हैं, साल में 2 बार देते हैं शरीर। समाजवादी पुरोधा पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के तीसरे पुण्यतिथि पर जेडीयू की ओर से इमली चट्टी स्थित पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री और जिला जेडीयू के संगठन प्रभारी रंजू गीता, जिलाध्यक्ष मनोज कुमार, वरिष्ठ जेडीयू नेता शिशिर कुमार नीरज, जिला प्रवक्ता रामलाला ठाकुर, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार सहित उपस्थित जेडीयू नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पूर्व मंत्री रंजू गीता ने कहा कि एक मजदूर नेता से देश के रक्षा मंत्री तक का उनका सफर काबिलियत का पहचान है। पार्टी के समता काल के फाउंडर जॉर्ज साहब पुण्यतिथि है और इस अवसर पर मैं एज ए संगठन प्रभारी के हैसियत से इस जिले में आई हूँ और मैं सहृदय श्रद्धापूर्ण उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की और साथ ही चूँकि संगठन प्रभारी की हैसियत से हमारे पार्टी के परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी और हमारे केंद्रीय इस्पात मंत्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी दादा साहब, इन लोगों के द्वारा हमारी संगठनात्मक जो ढांचा खींची गई है उसमें हर गांव से, हर राजस्व गांव से 10 यूथ, मतलब 1 विलेज 10 यूथ जनता दल यूनाइटेड को बनाना है। इसी कड़ी में हमने सिर्फ और सिर्फ आज अपने सभी प्रखंड अध्यक्ष महोदय को बुला करके उन्हें निर्देशित की हूँ और जिनका कुछ काम थोड़ा सा धीरे था उन्हें गति दे करके ये काम को 1 दिन के अंदर में पूर्ण रूपेण करते हुए प्रदेश कार्यालय तक यह सूची निश्चित रूप से भेजने का काम करें। इसी क्रम में मैं यहाँ जिले में आई, जिला अध्यक्ष महोदय सभी प्रखंड अध्यक्ष हैं। चूँकि यह कई कार्यकारिणी की बैठक आज नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ प्रखंड अध्यक्ष को बुलाकर आगामी 1 मार्च को महाशिवरात्रि पर हर वर्ष की भांति इस बार भी शोभा यात्रा निकाला जाएगा, जिसमें विशेष तौर पर इस बार भगवान शिव के 5 रूपों को दर्शाया जाएगा, जिसमें शिव विवाह, महाकाल दर्शन, जटा से गंगा बहने का आगमन, भगवान नटराज नृत्य व्यवस्था में और हिमालय पर तपस्वी शिव जीवन कल्याणार्थ हेतु झांकी शामिल होगी। साथ ही इस बार झांकी निकलने का समय में भी बदलाव किया गया है। यह बातें शनिवार को झांकी शोभा यात्रा के संयोजक पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद ने राम भजन शाह मार्केट में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों को दिया। मौके पर प्रोफेसर गोपी किशन, प्रोफेसर विभा कुमारी, वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। क्या कुछ के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा? आज महाशिवरात्रि महोत्सव का 52वां वर्ष है। झांकी तैयारी है तो आज की बैठक बुलाई गई है। साथ साथ प्रेस वार्ता के लिए आप सबों को आमंत्रित किया गया है, क्योंकि आप सबों के द्वारा ही जनजीवन को प्रसारण होती है, उनको जानकारी हो जाती है। बाबा की असीम कृपा है, ये 52वां साल अति विशिष्ट रूप से झांकी निकाली जाएगी, जिसके तैयारी करने के लिए हमारे सारे सहयोगी यहाँ उपस्थित हैं। महाशिवरात्रि जनजीवन के कल्याणार्थ, राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द का एक प्रतीक है। बाबा सबके हैं और सबका कल्याण चाहते हैं। हम इसी काम के लिए बाबा से निर्देशित होकर के ये 52वां साल भी महाशिवरात्रि करने जा रहे हैं। मैं केदारनाथ प्रसाद, संयोजक महाशिवरात्रि महोत्सव झांकी शोभा यात्रा और समाज सेवा के फलस्वरूप हम यहाँ पर कभी विधायक थे, कभी बिहार सरकार में मंत्री थे, परंतु आज भी मैं शिव सब भक्तों का सेवक हूँ और सेवा मेरी धर्म है। इस बार क्या कुछ विशेष रहेगा? हाँ, बहुत विशेष रहेगा इस बार।
52 वर्ष में हम चाहेंगे भगवान शंकर की जो ओरिजिनल उनका स्वरूप है उसमें 5 स्वरूप दर्शाएंगे जिसको लोग देख करके प्रभावित होंगे। एक तो स्वरूप है उनका कि बसहा पर वो चले जा रहे हैं बाराती दुल्हा बनकर। दूसरा होगा कि माता पार्वती के साथ स्वयंवर कर रहे हैं। तीसरा होगा गंगा अवतरण पर भगीरथी के प्रयास से झरना को लिए हुए माथे पर गंगा को अवतरित कर रहे हैं। तीसरा होगा कि वो नटराज, चौथा होगा नटराज के रूप में, और पांचवा होगा जब उग्र बने थे तो भस्म रमा करके शमशान घाट में है ना अवघड़ के रूप में अवघड़ दानी भोला बाबा बने थे। ये सारी चीज़ों को दर्शाने का कोशिश करूंगा बाबा की कृपा। इस बार टाइमिंग को लेकर भी कुछ फेरबदल किया और टाइम का फेरबदल हम थोड़ा सोचे हैं, ठंडा ज़्यादा है और कोरोना के कारण रात्रि कर्फ्यू लगा हुआ है, तो हम चाहेंगे कि हम 10, 11, 12 बजे तक जुलूस निकालें और 4 बजे तक वापस चले जाएं। अब कोरोना के लिए सुरक्षा हमारा जो हर साल पिछले 2 साल में मैं कोरोना का सम्मान किया हूं, सरकार के निर्देश के पालन करते हुए हम दूरी बना कर रखते हैं, हम रास्ता लगा करके लोगों को घेर करके अलग कर करके चलते हैं और जुलूस हमारा आबाद गति से बहुत ही ढंग से सुसज्जित होकर के चलती है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।